हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास +2 बायोलॉजी की पहली यूनिट रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को। जो सबसे पहली टर्म इसमें आती है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड to produce new organisms। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन का फेज है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ स्पान में किस टाइम परफॉर्म करता है। तो सब यहां पर एक नई टर्म आ गई है, क्या है? लाइफ स्पान। ठीक है, लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान इज डिस्क्राइब्ड एज टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट्स डेथ। ठीक है, लाइफ स्पान क्या है? टाइम पीरियड ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर के उसके मरने तक का जो टाइम पीरियड होगा वो लाइफ स्पान बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। इसके अंदर 4 फेज इन्वॉल्व किए जाते हैं। फर्स्ट फेज जिसको आप बोलते हैं वो जुवेनाइल फेज। सेकेंड फेज जो है उसको हम बोलते हैं मैच्योर फेज। थर्ड फेज है सेनेसेंट फेज एंड फोर्थ फेज जो लास्ट फेज है उसको हम बोलते हैं डेथ। ठीक है, तो ये 4 फेज हैं क्या? जुवेनाइल फेज, मैच्योर फेज, सेनेसेंट फेज एंड डेथ। ठीक है, जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जुवेनाइल फेज जो है वो जस्ट आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है और इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिपेयर करता है खुद को किसके लिए? फॉर रिप्रोडक्शन। इन मैच्योर फेज ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस या जनरेट ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, फर्स्ट फेज है जुवेनाइल फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा और प्रिपेयर करेगा खुद को किसके लिए? सो दैट इन फ्यूचर इट कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मैच्योर फेज इज द फेज इन विच द ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस एंड बेयर यंग वंस। उसके बाद आता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज is actually phase in which degenerative processes start। सेनेसेंट फेज में एजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म है धीरे धीरे उसकी वर्किंग जो है उसकी बॉडी फंक्शनैलिटी जो है वो वीकर होती जाएगी। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं बुढ़ापा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेनेसेंट फेज में
डिजेनरेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली द सेनेसेंट फेज लेड टू द फोर्थ फेज व्हिच इज नोन एज डेथ, परमानेंट स्टॉपेज of all the life activities, ठीक है। तो ये जो 4 फेजेस हैं कंसिस्ट ऑफ 4 फेज। पहला जुवेनाइल फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है सो दैट इट कैन रिप्रोड्यूस इन फ्यूचर। दूसरा फेज मैच्योर फेज या एडल्ट फेज भी आप बोल सकते हैं, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है और बेयर करता है यंग वंस को। तीसरा फेज है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज में डिजेनरेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं और जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन लेमन लैंग्वेज हम इसको बुढ़ापे का जो समय होता है वो बोल सकते हैं। और फोर्थ जो फेज है जिसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये डेथ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ को फेस करना पड़ता भी है, ठीक है। तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो वास्तव में कौन से फेज में हुआ? मैच्योर फेज में। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने मैच्योर फेज में, ठीक है, मैच्योर फेज में अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को शो करता है और यंग वंस को जनरेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कितने टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो 2 तरह का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है। यहां मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 2 तरह के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए दोनों ही प्रोसेसेस में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा इट डेवलप्स न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। वो अपनी तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व्ड एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स and fertilization process absent। asexual reproduction में गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट नहीं होता। गैमीट्स मींस इन केस ऑफ मेल स्पर्म है या इन केस ऑफ फीमेल ओवम है, उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, 8th में भी 10th में भी। तो वहां पर मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एसेक्सुअल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट की फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर, लेकिन हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं किसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अभी जो मैंने बोला इसका formation of gametes and fertilization absent, ये दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसको आप गैमीटोजेनेसिस भी बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म और ओवम का, मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का फ्यूज करना। वो दोनों जब चूंकि बन ही नहीं रहे हैं गैमीट तो फ्यूज क्या करेंगे, तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, जनरली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जनरली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड होता है। तीसरा, इट टेक्स लेस टाइम एंड एनर्जी एज कंपेयर टू सेक्सुअल प्रोसेस। अगर हम सेक्सुअल के साथ कंपेयर करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत कम समय में हो सकता है और बहुत ही कम एनर्जी इसको कंज्यूम करता है ये, एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिखें अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस large number of offsprings in very less time। ठीक है, बहुत कम समय में काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में ये यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। फिफ्थ, यंग वन प्रोड्यूस्ड are exactly similar to their parents। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस बनेंगे वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं। इससे हम अपना अगला पॉइंट बना सकते हैं। 6th पॉइंट मीन्स variations does not occur in asexual method। वेरिएशंस जो हैं वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं इसमें 7th पॉइंट, सो इट डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में कोई खास रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आप बता सकते हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आगे कई टाइप आ जाते हैं। तो यहां ये सब पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। तो मैं अब इसके आगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले नाम आ जाता है किसका, फिजन। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, 8th में भी इवन आता है ये और 10th में भी इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया जाता है अमीबा के एग्जांपल से। तो फिजन जो है वो क्या है, एक्चुअली जो पेरेंट बॉडी होती है इट ब्रेक्स इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स एंड गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। पेरेंट बॉडी divides and give rise to new individuals। ठीक है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी वो डिवाइड करेगी और उससे नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनेंगे। अब नए ऑर्गेनिजम्स कितने बनते हैं, ठीक है,
एक पेरेंट बॉडी से कितने नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसके बेसिस पर जो फिजन है इट मे बी बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी फिजन भी हो सकता है ये और मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। बाइनरी फिजन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इक्वली to give rise to two daughter organisms, like example है अमीबा और यूग्लेना। ठीक है, अमीबा है या यूग्लिना है, पैरामीशियम में भी ये मिलता है। ठीक है, जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी गिव्स राइज टू मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक ही पेरेंट बॉडी से, एक ही पेरेंट बॉडी की डिवीजन से कई सारे, दो नहीं कई सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल है इसमें प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसको हम मलेरियन पैरासाइट, मलेरिया फीवर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, एक एक करके मैं आप लोगों को ये क्लियर करता हूं। बाइनरी फिजन में क्या होगा, मान लेते हैं, जैसे डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास अमीबा का एक सेल है। ठीक है, तो ये जो अमीबा का सेल है ये क्या करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर रीजन है वो इस तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगा फाइनली किसमें, दो डॉटर अमीबा के अंदर। ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन है जिसमें क्या है, पेरेंट बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइड करेगी, डिवाइड्स इक्वली टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। अमीबा है या यूग्लेना है, इनके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन के भी सब टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर आप प्लेन ऑफ डिवीजन को कंसीडर करें तो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर जो बाइनरी फिजन है इसके भी चार टाइप हैं। एक है इर्रेगुलर, या इसे हम सिंपल बाइनरी फिजन भी बोल देते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और चौथा ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ठीक है, देखिए चारों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एक ही पेरेंट बॉडी है,
वो इक्वली डिवाइड करेगी और 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन प्लेन जो है, प्लेन ऑफ डिवीजन जो होगा, उसके बेसिस पर ये 4 तरह के बताए जाते हैं, इरेगुलर या सिंपल, जो कि आपको अमीबा में देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा डायग्राम में। ठीक है, वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, वो हो गया इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है किसमें? यूग्लेना में। ठीक है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पेरेंट सेल डिवाइड अलोंग द longitudinal एक्सिस। ठीक है, अब यूग्लिना के जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, और ये फ्लैजिलेट है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होगा, अलोंग द लेंथ डिवीजन जो होगी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में क्या होगा, अलोंग द लेंथ, यानी कि जो डॉटर सेल्स बनाने के लिए पेरेंट सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, वो बिल्कुल ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। एग्जांपल यूग्लिना में। उसके बाद है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर आप देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है। पैरामीशियम की शेप जो है वो भी कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन प्लाज्मोडियम सॉरी ये पैरामीशियम जो है ये सिलिएट्स में आता है, इसमें फ्लैजेला नहीं होते, इसमें सिलिया होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये बाइन्यूक्लिएट होता है इस तरीके से। तो इसमें जो बाइनरी फिजन होगा पैरामीशियम के अंदर, वो अलोंग द विड्थ होगा इस तरीके से, ट्रांसवर्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। जो यूग्लिना था उसमें फ्लैजेला का भी डिवीजन करना होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के बेसिस पर वो डिवाइड करता है, लेकिन पैरामीशियम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्लैजेला वगैरह होता नहीं। तो जो पेरेंट सेल होगा वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ये आपको सेरेटियम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सेरेटियम की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है, और इसकी बॉडी पर इस तरीके से एक ऑब्लिक ग्रूव होता है। तो जो डिवीजन होती है वो अलोंग दिस ग्रूव होती है। ठीक है, तो ऑब्लिक ग्रूव के अलोंग डिवीजन होने की वजह से सेरेटियम में हम बोलते हैं जो बाइनरी फिजन होगा वो कैसा होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन का जो केस है, ये 4 तरह के जो हमने पढ़े बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें क्या है, पेरेंट जो है वो डिवाइड कर रहा है और 2 डॉटर सेल्स बना रहा है। ठीक है, द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इक्वली टू गिव राइज टू 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड कर चुकी है। ठीक है, और 2 डॉटर सेल की फॉर्म में कंटिन्यूसली सर्वाइव करेगी अब। ठीक है, भाई एक पेरेंट सेल था, इसने 2 पेरेंट सेल बना, सॉरी 2 डॉटर सेल्स इसने बना दी। यहाँ पे हम यहां दिखा देते हैं, एक पेरेंट सेल जो है इट गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म
is considered as immortal। ठीक है, तो इसमें जो पेरेंट है वो इमोर्टल माना जाएगा। इमोर्टल क्यों माना जाएगा कि ये जो पेरेंट सेल है इसका जन्म हुआ जब, उसके बाद इसने ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जब ये मैच्योर हुआ तो ये डिवाइड कर गया दो डॉटर सेल में, इसका कोई भी पार्ट पीछे बचा नहीं रह गया। नो डेड रिमेन्स हम बोल सकते हैं इसमें, नो डेड रिमेन्स लेफ्ट। ठीक है, तो जब कोई पेरेंट सेल है वो अपने सारे मटेरियल को इक्वली डिवाइड कर देता है और डॉटर सेल्स की फॉर्म में सरवाइव करता है, तो उस कंडीशन में हम पेरेंट सेल को डेड कंसीडर नहीं करेंगे और इस स्टेट में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या माना जाएगा, इमोर्टल माना जाता है। ठीक है, तो ये फिजन में, बाइनरी फिजन का जो एक्सप्लेनेशन है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप था वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में हम लोगों ने अभी पढ़ा, इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन पेरेंट organism divides to produce many daughter organisms। ठीक है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करेगा और कई सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जांपल हम लोगों ने लिखे इसमें प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट है और आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो आपके सिलेबस में आएगा यूनिट 3 के चैप्टर 1 में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट भी है, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन शो होता है एट 2 साइट्स, 2 साइट्स पर ड्यूरिंग इट्स, या 2 फेजेस में आप बोल सकते हैं, ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पान या ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। पहला कहां, इन सीजोगोनी, और दूसरा स्पोरोगोनी। सीजोगोनी हमारे लीवर और एंड आरबीसीज में ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, और स्पोरोगोनी इन मॉस्किटो। ठीक है, स्पोरोगोनी जो है वो मॉस्किटो की बॉडी में होती है oocyst की फॉर्म में, और जो सीजोगोनी है वो सीजोन के अंदर होती है, लिवर सेल और आरबीसी ऑफ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है तब। ठीक है, और अमीबा जो है वो मल्टीपल फिजन शो करेगा कब, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पेरेंट सेल न्यूक्लियस divides repeatedly to form many nuclei। ठीक है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होगा, जैसे मैं यहां बना देता हूं, यहां पर एक अमीबा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कई बार डिवाइड करेगा और कई छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेगा इस तरीके से। ठीक है, ईच डॉटर न्यूक्लियाई अलोंग विद small amount of cytoplasm develop a
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर इटसेल्फ, ठीक है, एंड गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है, अमीबा के अंदर एनसिस्टमेंट होती है, ठीक है। सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड ओवर पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये जो अमीबा का सेल है, ये अपने ऊपर एक थिक वॉल जो है वो पहले ऐसे डेवलप कर लेता है, और ये सारा काम जो हो रहा है आगे, ये इसी वॉल से कवर्ड अमीबा के सेल के अंदर हो रहा है। अल्टीमेटली एज द फेवरेबल कंडीशंस अप्रोच, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अप्रोच करेंगी, तो ये जो थिक वॉल हम लोगों ने इसके ऊपर बनाई थी, या अमीबा अपने ऊपर डेवलप करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। ऐसे दिखा सकते हैं, हाथ से ऐसे रप्चर कर गई, और इसके अंदर जो अमीबा के छोटे छोटे सेल्स थे, डॉटर सेल्स जो थे कई सारे, वो जो है बाहर निकल आते हैं ऐसे, ठीक है। सो डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड आउटसाइड द सिस्ट एज फेवरेबल कंडीशंस अप्रोच। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लाज्मोडियम या अमीबा के अंदर होता है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन में क्या होगा, पहले एनसिस्टमेंट में एक थिक वॉल जो है वो डेवलप होगी पेरेंट सेल के ऊपर, उसके बाद पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, मैनी न्यूक्लियाई यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को डेवलप करेगा, देन लेटर ऑन each nuclei along with small amount of cytoplasm enclose itself into a plasma membrane, new plasma membrane, एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने ऊपर बनाएंगे, एंड छोटे छोटे आप देख सकते हैं यहां पर अमीबा बन गए हैं, डॉटर अमीबा, इनको आप स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोल देते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। These pseudopodiospores are actually small daughter amoeba which are released outside the cyst when the cyst ruptured on approach of favorable conditions, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन का केस है। हाँ, इससे मिलता जुलता अब इस केस में क्या, अब आप मल्टीपल फिजन में क्या देखेंगे, मल्टीपल फिजन में आप देखेंगे जो पेरेंट सेल है, चाहे बेशक वो अमीबा का ही क्यों ना हो, जो पेरेंट सेल होगा वो कई सारे डॉटर न्यूक्लियाई तो बना रहा है, लेकिन डेड रिमेन्स बच जाते हैं। अब क्या है, ये जो छोटे अंदर की तरफ जो छोटे छोटे अमीबा प्रेजेंट हैं, ये क्या है, इस सेल से, इस सिस्ट से बाहर निकलेंगे, तो पीछे जो ये सिस्ट का स्ट्रक्चर बचा रह गया, ये डेड रिमेन ऑफ द पेरेंट बॉडी है। इसलिए मल्टीपल फिजन के केस को हम इमोर्टेलिटी का केस नहीं मानते हैं। इमोर्टेलिटी का केस जो है वो सिर्फ बाइनरी फिजन की कंडीशन में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल फिजन के अलावा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन तो हमने पढ़ा, अब मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन के अलावा एक और तरह का थोड़ा सा वेरिएंट है फिजन का, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोटॉमी, ठीक है, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी में क्या होगा, अ पेरेंट सेल, मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल, मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल give rise to many multinucleate daughter cells, ठीक है। एक मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका सेल भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट है। अब वो जो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा और कई सारे डॉटर सेल बना देगा जो कि मल्टी न्यूक्लिएट ही होंगे। मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट है और मल्टी न्यूक्लिएट ही डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है।
it is noted that nuclear division does not occur prior to parental cell division. ठीक है, अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है क्या, कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा तो सीधा डिवाइड कर जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले उसके न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाइड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वो आगे डिवाइड करेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या कंडीशन होगी, मान लेते हैं कि एक पेरेंट सेल है, उसके पास 8 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो उन 8 न्यूक्लियाई वाले पेरेंट सेल जो है, मान लेते हैं हम ऐसे 3 सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, और उसके जो 8 न्यूक्लियाई हैं वो उन 3 सेल्स में डिवाइड हो गए। अब आफ्टर डिवीजन ईच डॉटर सेल डिवाइड its nuclei to remaintain the number of nuclei. ठीक है, अब क्या है, हर डॉटर सेल जिसके पास कमी थी न्यूक्लियाई की, वो अपने न्यूक्लियाई के नंबर को रीमेंटेन कर लेगा। क्लियर हो रही बात कि प्लाज्मोटोमी की कंडीशन में मल्टी न्यूक्लियर पेरेंट सेल जो है वो कई सारे मल्टी न्यूक्लियर डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये चीज भी ध्यान में रखनी है इसमें कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होगी वो पेरेंट सेल के डिवाइड करने के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फिजन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ। ठीक है, और अगर कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे शेयर करें, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए आप लोगों ने पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, लाइफ स्पान और फिजन और इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।